हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाली भाषा। पाली भाषा को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि पाली भाषा को हाल ही में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए इसके बारे में आज जान रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं परिचय से। साहित्यिक स्रोत, किससे संबंध है, इस कौन से जो इसमें जो साहित्यिक लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं और कैसे क्या प्रचार किया प्रसार किया है, और इसमें कितनी शब्द इस्तेमाल होते हैं, अक्षर, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो परिचय से शुरुआत करते हैं। जो पाली भाषा है आधुनिक उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप की एक शास्त्रीय भाषा है। जो शास्त्रीय भाषा क्या होती है, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि एक विशेष दर्जा प्राप्त भाषा होती है, जिसको 2004 में शुरुआत की जाती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सब कैसी शास्त्रीय भाषा है। इसी श्रेणी में पाली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो पाली भाषा एक शास्त्रीय भाषा है भारतीय उपमहाद्वीप की। यह बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है उसकी भाषा है, और जो थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा मानी जाती है। इसका परिचय हो जाता है। पाली भाषा की स्रोत के बारे में देखा जाता है। इसके स्रोत तो पाली भाषा के विकास के अध्ययन की सामग्री पाली साहित्य, और जो पाली भाषा का साहित्य वैसे त्रिपिटक यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, त्रिपिटक में ऐसे 3 साहित्य आते हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है अपन को। पाली में बौद्ध धर्म के जो थेरवाद है या हीनयान संप्रदाय होती है, जैसे हीनयान महायान 2 टाइप के संप्रदाय होते हैं किसमें, बौद्ध धर्म में। तो हीनयान संप्रदाय या बौद्ध धर्म के थेरवाद, इसके धार्मिक साहित्य की रचना भी पाली भाषा में हुई है। वास्तव में पाली शब्द किसी भाषा का द्योतक नहीं है। पाली का अर्थ होता है मूल पाठ यानी बुद्ध वचन, मूल पाठ या बुद्ध वचन यानी मूल पाठ। इसका ये अपने आप में मूल है, मतलब ठीक है, इसको किसी भाषा से डिजाइन नहीं किया गया है। तो और इसके बारे में देखा जाता है, देखो इसका क्षेत्र के बारे में देखा जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक डिजाइन करना चाहिए था, एक हेडिंग डालना चाहिए, क्षेत्र। देखो पाली भाषा प्राचीन उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा थी। प्राचीन उत्तर भारत अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन भगवान महात्मा बुद्ध जो अपने 16 महाजनपद हुआ करते थे उस दौरान की बात कर रहे हैं अपन। तो उस टाइम पे जो बिहार है, बिहार से लगा करके पश्चिम में हरियाणा राजस्थान हो जाता है, और उत्तर में नेपाल, जैसे कि नक्शा बनाया जाता है। यहाँ पर अपना बिहार आता है, और इस साइड में क्या आता है, हरियाणा और राजस्थान आता है, और उत्तर में जाते हैं अपन, नेपाल आता है। नेपाल से लगा करके दक्षिण की तरफ यदि मध्य प्रदेश, जैसे कि उज्जैन वगैरह में अपन जानते ही हैं कि अशोक की राजधानी रहा है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल रहा है। तो इसका मतलब क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, जो कि बोलने वाले लोग थे ना। बिहार यानी बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक, तथा उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से लगा करके दक्षिण में मध्य प्रदेश तक ये भाषा बोली जाती है। अच्छा खासा क्षेत्र में प्रभाव था इस भाषा का बोलने का उस दौरान, प्राचीन यदि अपन समय के बारे में बात करें तो प्राचीन। अब आते हैं पाली साहित्य का उद्भव। देखो एक जो ऊपर लाइन लिखी गई है मैंने कि पाली भाषा को संस्कृत भाषा का बंधन, अलग अलग जो हुए, मतलब साहित्यकार हुए, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो अपन पहले इस मत पे जा रहे हैं कि पाली भाषा को संस्कृत भाषा का बंधन नहीं माना जाता है। ठीक है, पाली भाषा है ना, जो संस्कृत शब्दों के कठिन उच्चारणों को समकालीन लोगों, जो उस टाइम में लोग थे ना, तो संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो उसमें क्या, जो कठिन उच्चारणों को समकालीन लोगों की भाषा के शब्दों के उच्चारणों के अनुकूल बना करके वो बनाई गई थी, यानी लोग ताकि उसको भाषा को आसानी से समझ सकें। ठीक है, यानी उसको ऐसा बोला गया है। तो पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य पाली शब्द को, और इनका जो मत है कि संस्कृत जो शब्द है ना उससे निकली हुई है, यानी पंक्ति शब्द है, इसके बारे में बोलते हैं। देखो पंक्ति है, पंक्ति में से पंक्ति बन गया, पंक्ति में से पट्टी बन गया, फिर पल्ली बन गया, फिर पाली बन गया। तो ऐसा इनका क्रम माना जाता है। और कुछ विद्वान बोलते हैं कि एक गांव था पाली, तो वहां पर ये भाषा बोली जाती थी, और पाली गांव की भाषा थी,
एक गांव था पाली, तो उस गांव की भाषा थी, और संस्कृत नगरों में बोली जाती थी। यानी पाली कहाँ पे, गांव में बोली जाती थी, पाली गांव में बोली जाती थी और संस्कृत नगरों में बोली जाती थी। ऐसे आजकल इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश नगरों में बोल रहे हैं और हिंदी को कहाँ पे गाँव में बोल रहे हैं, तो इस टाइप से पाली गाँव में बोली जाती थी और संस्कृत, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। अगला है तो मैक्स बालेसर का कहना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से होती है। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, आधुनिक पटना, आधुनिक पटना है ना, तो उससे मानी जाती है। उनका कहना है कि ग्रीक में पाटलिपुत्र को पाल ब्रोथ लिखा जाता था। बिच्छू जो जगदीश कश्यप जी हैं, उन्होंने पाली महाव्याकरण में पाली शब्द की उत्पत्ति परियाम शब्द से माना जाता है। पाली शब्द का, पाली या पाले शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य बुद्ध घोष की अट्टकथाओं और उनके विशुद्ध भाग में मिलता है। अगला है आचार्य बुद्ध घोष। आचार्य जो बुद्ध घोष हैं, इनकी अट्टकथाओं और उनके विशुद्ध भाग में मिलता है पाली सबसे जो पहला प्रयोग है ना। बुद्ध घोष के कुछ समय पूर्व लंका में दिए गए दीपवंत ग्रंथ में भी पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन के रूप में किया गया है। तो पाली भाषा देख रहे हैं मतलब कि पाली किस लेवल की भाषा, मतलब किस किस स्तर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो पाली भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यह किस प्रदेश की मूल भाषा थी, है ना। अब देखो हर चीज का एक मूल होता है, कहाँ से, ऐसे वही जो अंग्रेजी है, ठीक है, ये ग्रीक वगैरह यहाँ से निकलती है, ठीक है, जो मांडवी वगैरह है, तो इनका भी कुछ मूल है। तो इसे पाली के मूल के बारे में प्रश्न उठता है, तो ये सिंगली परंपराओं से मागधी या मगध की भाषा मानी, क्योंकि इसका जो मूल कौन सा था, जो कि मगध वाला रीजन था, वही है जो कि 16 महाजनपदों में से देखता है, यानी बिहार वाला रीजन। प्रोफेसर आर डेविड्स का इसे कौशल प्रदेश, यानी कौशल ये वाला प्रदेश हो जाते हैं 16 महाजनपदों वाले, मागधी, मगध, कौशल वाले। तो 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोली जाने वाली भाषा, ये इनको प्रोफेसर आर डेविड्स मानते हैं इसको। वेस्टर्न घाट से इसे उज्जैन प्रदेश की भाषा, क्योंकि जो कि अशोक राज्यपाल रहे हैं कहाँ के, उज्जैन के, तो यहाँ पर इस तरह का इस्तेमाल किया गया। आगे देखें इन्होंने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया है। साहित्यिक विकास के बारे में देखा जाता है। पाली साहित्य का विस्तार पाली या पिटक साहित्य या अनुपाली या अनुपिटक साहित्य में होता है। देखो पाली साहित्य का विस्तार पाली या पिटक, जो त्रिपिटक है, ठीक है, अनुपाली या अनुपिटक साहित्य में होता है। पाली साहित्य या पिटक साहित्य 3 भागों में विभक्त होते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे भाई। अशोक के समय में, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बात कर रही है कि जो अशोक ने पाली भाषा में ही प्रचार प्रसार किया था, जैसे कि अन्य देशों में बाहर जा करके, जैसे कि बात करें अपन श्रीलंका, वर्मा, अपने जो लड़के थे इन्होंने, ठीक है, इनको भी प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, वर्मा भेजा था, ठीक है, और तो आदि देशों की धर्म भाषा के रूप में सम्मानित हुई थी। इसके अतिरिक्त इस भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख जो थे, ठीक है, वहां भी इनका भाषा का यूज हुआ है, ठीक है। बुद्ध घोष के समय जिन बौद्ध विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के विषय में साहित्य की रचना की है, जिसमें कि अशोक घोष के बारे में बात करें, नागार्जुन के बारे में, वसुबंध और दिक्नाग, ये भी प्रमुख, इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है अपने साहित्यों में। पाली साहित्य में विषय वस्तु के बारे में देखा था। देखो पाली साहित्य के क्षेत्र में काव्य की रचना तो बहुत कम हुई है, लेकिन मानव जीवन की व्यापक एवं गहन अनुभूतियों का पहला दर्शन हमें त्रिपिटकों में दिखाई देता है, ठीक है। त्रिपिटक में संकलित भगवान तथागत के ऊंचे विचारों का विश्लेषण किया गया है, और विषय की दृष्टि से पाली में 2 प्रकार की काव्यों की रचना होती है, जैसे कि वर्णनात्मक और आख्यानात्मक, ठीक है। पाली भाषा के व्याकरण के बारे में देखा जाता है कुछ शब्दों को, यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं यानी जो ऋग्वैदिक एरा खत्म हो जाता है उसकी बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाली भाषा में किसी प्रकार के व्याकरण ग्रंथ की रचना नहीं होती है। आचार्य बुद्ध घोष ने जितनी भी निष्पत्तियां या प्रयोग किए हैं, जिनका आधार पाणिनि व्याकरण ही था, ठीक है। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने पाली में व्याकरण को 3 भागों में विभक्त किया है, कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण और अग्वंशकृत शब्दान्विति, ये होते हैं। यदि ध्वनि समूह का परिचय देखा जाता है तो पाली में 47 ध्वनि मानी गई है। यहाँ पर जो ऋषि वाला रे होता है, आई होता है, औ होता है, जैसे स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता है, ठीक है। 2 नए स्वर जैसे हर्ष स्वर होते हैं ना, हर्ष स्वर, हर्ष ये दीर्घ कैटेगरी में आते हैं, ये स्वर ए और ओ होते हैं, ये जरूर मिलते हैं।
और पाली भाषा में जैसे श और श इसका प्रयोग नहीं मिलता है। जैसे हृदय में यहाँ पे ये निकल जाता है तो हृदय, और कृषि से ऐसे कसी कहते हैं इसको। विसर्ग जैसे दो बिंदु होते हैं ना, वो नहीं मिलते हैं। और स्वतंत्र स्थिति में ह जो प्राण ध्वनि होती है वो व्यंजन होते हैं, किंतु य र ल अनुनासिक में होते हैं, ये संयुक्त होने पर इसका प्रयोग मिलता है। घोषी कड़ी हिंदी के टॉपिक हो जाता है हालांकि व्याकरण के रूप में, बस इतना ही समझ लेते हैं कि 47 ध्वनि मानी जाती है, ठीक है। और री, री, आई, ओ ये नहीं मिलते हैं, और ये जो हर्ष है ये मिल जाते हैं, ठीक है। और व्यंजन घोष ये सब हो जाते हैं। इस टाइप से छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा और नॉलेज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट छोटा सा एक पॉइंट तो उठाया जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से पाली भाषा दिया होगा तो आंसर होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।